हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आए हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है वो है ईंट, मनके तथा अस्थियां। ईंट, मनके तथा अस्थियां। ठीक, तो ये आज हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास है क्या। ठीक है, इतिहास का परिभाषा क्या है और एकदम जो सटीक परिभाषा निकल के आती है वो क्या है। फिर हम देखेंगे कि इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक, फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखेंगे। जैसे आप देखे होंगे कहीं पर ईसा पूर्व लिखा होता है, कहीं पर ईस्वी लिखा होता है। ठीक, बात समझ में आया? तो इन चीजों को हम देखेंगे कि ईसा पूर्व और ईस्वी को कैसे देखें। फिर उसके बाद हम देखेंगे अभिलेख और फिर पुरातत्व और पुरातत्वविद के बारे में पढ़ेंगे इस एक लेक्चर में। ठीक, चलिए, आपको इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसके नोट्स भी दिए जाएंगे। नोट्स मतलब फोटो नहीं देंगे, यहीं पर हम लिखवा देंगे, यहाँ से आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को पढ़ना। जब हम इतिहास में आते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि भाई इतिहास है क्या। ठीक, इतिहास है क्या। देखिए, इतिहास क्या है समझते हैं थोड़ा। इतिहास क्या होता है? जो भी चीजें अतीत में हो चुकी हैं, मतलब पीछे जो चीजें हो चुकी हैं। ठीक, तो अतीत में जो घटनाएं हो चुकी हैं, ठीक है, अतीत में जो घटनाएं हो चुकी हैं उससे हमारे समाज पर जो सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव आया है। ठीक है, अतीत में होने वाली जो घटनाएं हैं उससे हमारे समाज की सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन शैली जो प्रभावित हुई है। सांस्कृतिक मतलब संस्कृति में कुछ बदलाव आया है, राजनीतिक मतलब कुछ राजनीति में बदलाव आया है। ठीक है, तो उसी के अध्ययन को हम इतिहास बोल देते हैं। ठीक, अब इतिहास का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग लोगों के द्वारा इसका डेफिनेशन अलग अलग दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का जनक भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इतिहास का जनक। ठीक है, हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक है। ये कहते हैं इतिहास उन कार्यों का विवरण है जो मनुष्य के साथ किए गए हैं। ठीक, इनके अनुसार एक सीधा साधारण परिभाषा दिया गया है कि जो भी मनुष्य के साथ किया गया है, ठीक है, उनके कार्यों का विवरण क्या है? इतिहास है। ठीक है, लॉर्ड एक्टन, एच कार, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, इन लोगों के द्वारा इतिहास की परिभाषाएं अलग अलग दी गई हैं। ठीक, लेकिन जो सबसे सटीक परिभाषा निकल के आता है वो है ये, इतिहास मानव जीवन की भूतकालीन मतलब जो चीजें बीत चुकी हैं, घटनाओं का वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक क्रमबद्ध व तर्क संगत अध्ययन है। ठीक है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। वैज्ञानिक मतलब हम वैज्ञानिक स्तर पर देखते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध मतलब कि हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं कि क्या हुआ है, कैसे बदला हुआ है क्या। ठीक है, तर्क संगत मतलब ऐसा हुआ भी होगा कि नहीं, मतलब हम अपने स्वयं से क्या करते हैं, तर्क करके देखते हैं कि ये चीजें वास्तव में सही थी या केवल एक हवा बनाया गया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों के पर जब हम विचार करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं हम? इतिहास। ठीक, अच्छा, तो ये था इतिहास। ठीक है, तो इतिहास का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, इतिहास की परिभाषाएं अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग दी गई हैं। ठीक, अब हम इंटर करते हैं कहां पर? हम देखेंगे कि जो देखते हैं इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से हम 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? तो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक,
प्राग ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में, ठीक है। स्टोन एज के बारे में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, चलिए इंग्लिश नाम भी लिख दे। इसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसको कहते हैं, या एज लिख लीजिए, प्रोटो हिस्टोरिक एज, ठीक है। इसको कहते हैं हिस्टोरिक एज, ठीक। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। चलिए अब जब हम प्रागैतिहासिक काल में स्टोन एज के बारे में देख रहे होते हैं, पाषाण काल को क्या कहेंगे? स्टोन एज, पत्थर का काल, ठीक है। पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम तीन चीजों को देखते हैं, ठीक है। मतलब पाषाण काल के भी टाइप है, जैसे क्या है, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण, पुरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर आता है नव पाषाण काल, ठीक। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल आता है, ठीक है। उसके बाद जब हम आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, जो कि आप इसमें आपके पहले चैप्टर में है, ईंट मन के अस्थियों में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं कहाँ? इतिहास में, ठीक है। नव पाषाण के आगे ताम्र पाषाण भी है, जहां पर आप देखेंगे कि पत्थर के साथ क्या हुआ था, एक मेटल भी इंक्लूड हो गया था, ठीक है। तो जैसे जैसे थोड़ा बहुत मतलब एक चेंज आया, वहां से क्या किया गया है कि एज को चेंज भी कर दिया गया है। जैसे पहले बेडोल आकृति का था, फिर थोड़ा सा नुकीला हुआ तो पूरा पाषाण से मध्य, फिर एकदम नुकीला हो गया तो फिर नव पाषाण काल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया गया है, पाषाण काल को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह आपके चैप्टर नहीं है। जब हम लास्ट में आएंगे तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा इसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे। अभी हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1 मतलब ईंट मनके तथा अस्थियां, क्लास 12 का, उसमें बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक। जब हम आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते जाएंगे, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ते भी रहिएगा, ठीक है, और उसका प्रॉपर नोट्स आप बनाते रहिएगा। चलिए इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि इतिहास को वर्गीकृत करते हैं कैसे, ठीक है। मतलब अध्ययन की सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, इतिहास को बांट लेते हैं, ठीक है, जिससे हमको पढ़ने में आसानी हो जाता है। चलिए अब कुछ टर्म देखते हैं। जैसे अब जब आप इतिहास पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ वर्ड मिलेगा, जैसे ईसा पूर्व और ईस्वी, ठीक। ईसा पूर्व और ईस्वी। ईसा पूर्व को हम इंग्लिश में कहते हैं बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। इसको कहते हैं एडी। देखिए पूरा नाम लिख दे रहे, बीसी का नाम है बिफोर क्राइस्ट, एडी का नाम है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक। अब बीसी को बीसीई भी कहते हैं, ठीक है, बीसी को बीसीई भी कहते हैं, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। एडी को सीई भी कहते हैं, ठीक है, सीई मतलब होता है कॉमन एरा, सी क्या कहते हैं, कॉमन एरा, ठीक। बात करते हैं चैप्टर 1 पर, ईंट मन के, सॉरी अभी बात करते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी पर, कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये ईसा पूर्व में है और ये ईस्वी में है, ठीक। आइए देखते हैं। मान लीजिए, देखिए जो ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, ठीक है, तो उस मतलब उनके जन्म को हम मान लेते हैं 0। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो है समय, उसको हम कहते हैं ईसा पूर्व।
ईसा मसीह से ईसा आ गया, और पूर्व से मतलब पहले का, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो है वो है ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइम है वो है ईसवी। ठीक, समझा गया। अब इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 100, 200, 300, ऐसे लिखते हैं, 400। इसको लिखेंगे तो 100, 200, 300, 400। इसको समझिए, ठीक है, क्योंकि ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसको ध्यान से समझिएगा। ईसा पूर्व मतलब बीसी, ईस्वी मतलब एडी। ठीक, देखिए ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक, मान लीजिए किसी का जन्म, बोल रहे हैं कि जन्म आज से, आज मतलब क्या चल रहा है 2025, ठीक है, से छोड़ी, हम सीधा सीधा लिखते हैं, हम लिखते हैं 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। तो 300 ईसा पूर्व मतलब कितने समय पहले का बात हो रहा है। अगर आपको ये जानना है, देखिए ईस्वी में तो सीधा सीधा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100वीं ईस्वी, 200, 300, 400। लेकिन जब ईसा पूर्व का बात होता है तो ईसा पूर्व में हमको ये जानना या अनुमान लगाना पड़ता है कि भाई आज से कितने पहले का बात हो रहा है। ठीक, तो 300 ईसा पूर्व, ये आप कैसे बता सकते हैं, जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ठीक है, उसमें जितना भी बीसी दिया है, ठीक है, प्लस जो भी बीसी में दिया है, ठीक है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, प्रेजेंट टाइम जैसे चल रहा है 2025, और बीसी में कितना दिया है 300, 300 ईसा पूर्व। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 3 2 5, ठीक है, 300 ईस्वी, ठीक है, कितना हो गया 2 3 2 5 मतलब 2325, 2000 में 300 जोड़ दीजिएगा तो 2325, मतलब आज से लगभग 2325 साल पहले का बात हो रहा है। ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि 1900 से 2600 से 1900 ईसा पूर्व, देखिए एक चीज और, ईसा पूर्व में जो टाइम लिखा जाता है वो उल्टा चलता है, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ 2600 में और उसका देहांत हुआ 1900 में, ठीक है, तो ये उल्टा चल रहा है भाई, 1900 से 2600 जाना चाहिए ना, बात समझ आया। लेकिन देखिए क्या होगा, टाइम हमेशा आगे जाएगा ऐसे। तो मान लीजिए कोई यहाँ पे जन्म लेता है 400 में और 200 साल जीता है, ठीक है, तो 400 से 200, 400 में जन्म लिया और 200 में इसका देहांत हो गया, ठीक है, तो ये उल्टा चलता है। बीसी में क्या होता है, ईसा पूर्व में आपका उल्टा चलता है, ठीक है। तो 2600 से 1900। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये कितने समय पहले का बात हो रहा है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, 2600 में आज जोड़ दीजिएगा 25, 2025 जोड़िए, ठीक है, 2025 जोड़ दीजिए, 5 2 6 4, 5 2 9 3, ठीक है, मतलब आज से लगभग 4,500 साल पहले का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मतलब आप इस तरीके से बीसी और एडी को पहचान, एडी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एडी में आपका सीधा सीधा रहता है। ऐसे 2600 ईसा पूर्व मतलब आज से 2600 साल पहले, 2600 ईस्वी मतलब 2600 साल पहले, 1900 ईस्वी मतलब 1900 साल पहले, 1000 ईस्वी मतलब 1000 साल पहले। लेकिन ईसा पूर्व में जब आपको जाना होगा तो आप क्या करेंगे, जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें उस टाइम को जोड़ देंगे जो भी आपका बीसी में दिया होगा, तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि आज से लगभग कितने समय साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो एक हम ये देखें ईसा पूर्व और ईस्वी, जरूरी भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं, ठीक है, और अभिलेख बनते कैसे थे, कौन बनवाता था, और उससे क्या जानकारियां मिलती थी, ठीक है। और फिर अभिलेख देखने के बाद हम देखेंगे पुरातत्वविद और पुरातत्व के बारे में, फिर हम इस लेक्चर को करेंगे समाप्त, ठीक। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं, देखिए जो कठोर सतह पर क्या करते हैं, खुरच करके लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एकदम जो दीवार है ये एकदम कठोर है,
इस पर हम खुरुच करके लिख दें, ठीक है। तो कठोर सतह पर उत्कीर्णित, उत्कीर्णित थोड़ा सा शुद्ध हिंदी वर्ड है। उत्कीर्णित मतलब होता है ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, मतलब गोद गोद करके लिखा हुआ, ठीक है। कठोर सतह पर उत्कीर्णित लेख को अभिलेख कहते हैं, ठीक है, अभिलेख कहते हैं। या ऐसे लेख जो कठोर सतह पर उत्कीर्ण करके लिखवाए जाते थे उसे अभिलेख कहते हैं। आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक। कठोर सतह पर उत्कीर्णित लेख को अभिलेख कहते हैं, या ऐसे लेख जो कठोर सतह पर उत्कीर्णित करके लिखवाए जाते थे उसे अभिलेख कहते थे। अब आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं अभिलेख पर। देखिए अभिलेख सब नहीं लिख पाता था, ठीक है। भाई कठोर सतह पर लिखना है तो हो सकता है पत्थर टूट जाए, ठीक है, और वो थोड़ा कठिन काम होता था, पेन चलाने वाला काम नहीं था। पेन से तो सब लिख लेते हैं, लेकिन अब सोचिए आपको पत्थर पर लिखना है एक एक चीज, तो कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अभिलेख सब नहीं लिख पाते थे, ठीक। तो उस समय जो बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है, या जो इन कामों में महारत हासिल था अभिलेख लिखने में, वही क्या करते थे, अभिलेख को लिख पाते थे। अच्छा एक चीज और बता दे, थोड़ा सा बताना हम भूल गए थे। देखिए जब हम इतिहास को बांटते हैं 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा, प्रागैतिहासिक, ठीक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जब हम हिस्ट्री को इन 3 पोर्शन में बांटते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब हम प्रागैतिहासिक काल में होते हैं तो इस समय जो मानव होता है, इस समय मानव को न तो पढ़ना आता है और न ही लिखना, सॉरी, इस समय मानव न तो पढ़ पाता है न ही लिख पाता है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक में क्या होता है, मानव को लिखना तो आता है, लेकिन वो क्या लिख करके गए हैं वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका। मतलब उन लोग को समझ में आता था कि हम क्या लिखे हैं, लेकिन वो लोग जो लिख के गए हैं वो हमको नहीं समझ में आता है कि वो क्या लिख करके गए हैं, नहीं जा सका, ठीक है। बात समझ में आ गया। क्योंकि ये लोग की जो लिपि होती थी, लिपि मतलब होता है लिखने का तरीका, अभी हम इस सब पे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो लिपि होती थी ये होती थी भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, मतलब जो भी भावना था उसको चित्रों के माध्यम से दिखाते थे। ऐतिहासिक काल में क्या है, ऐतिहासिक काल में इनको लिखना भी आता था और पढ़ना भी आता था, मतलब जो लिखना आता था, और ये जो लोग लिख करके गए हैं, ठीक है, उस चीजों को हम पढ़ भी पाए हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया उसको पढ़ा भी जा सका है, यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और यहाँ पर न तो पढ़ा, न तो लिखे न तो लिखे ही नहीं तो पढ़ा कैसे जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अभिलेख क्या होते हैं, कठोर सतह पर उत्कीर्णित करके लिखवाए गए लेख को हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, ठीक। अब जो ये अभिलेख है, ठीक है, अब ये जो अभिलेख है ये सब लोग नहीं लिखता था, ठीक है, ये कुछ ही लोग लिखते थे जो कि उसके बहुत बड़े जानकार होते थे, ठीक। क्योंकि अभिलेख मतलब पहले मिट्टी को गीला करना, फिर उसको लिखना, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि सूख न जाए, अगर हो सकता है टूट भी जाए, ठीक है, मतलब लिखते लिखते हो सकता है टूट जाए तो पूरा बर्बाद हो गया, फिर से लिखना, तो इन्हें थोड़ा सा बहुत कठिन काम था। अभिलेख लिखवाना कोई सरल काम नहीं था, ठीक, कठिन काम था। तो ये राजा महाराजा लोग लिखवाते थे। ये कौन लिखवाते थे, ये राजा महाराजा अभिलेख लिखवाते थे। राजा महाराजा क्या कराते थे, अभिलेख लिखवाते थे। क्योंकि भाई इतना कठिन काम है तब ज्यादा मतलब पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं, मतलब जो उच्च वर्ग नहीं, जो अमीर लोग हैं वो लोग लिखवाएंगे, ठीक है। भाई पैसा ज्यादा लग रहा है तो गरीब तो लिखवाएगा नहीं, ठीक है। तो जब गरीब नहीं लिखवाएगा तो जो अमीर है वो लिखवाएंगे। तो राजा महाराजा जो थे वो क्या करते थे, अभिलेख लिखवाया करते थे, अभिलेख लिखवाया करते थे। अब अभिलेख पे अपने घर वालों का नाम नहीं लिखवाते थे, ठीक है। अभिलेख पे क्या लिखवाएंगे, अभिलेख पे अपनी वीर गाथाओं को लिखवाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 ठो युद्ध लड़े, ठीक है, 1 ठो जीत गए, 3 ठो हार गए, तो जो जीतेंगे वो वाला लिखवा देंगे, और 3 ठो जो हारेंगे वो नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। तो राजा अभिलेख पर अपनी वीर गाथाओं को लिखवाते थे, ठीक है, वीर वीरानी वीर 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 गाथाओं को
लिखवाते थे, ठीक है, कि हम यहाँ लड़े, ऐसे किए, वो किए, ये जीत गए, हम जीत गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो लिखवाते थे कहाँ पर, अपने अभिलेख में, ठीक। तो राजा अभिलेख पर अपनी वीर गाथाओं को लिखवाते थे। अब अगर देखिए लिखने वाले हम हैं, जैसे मान लीजिए लिखने वाले हम हैं, राजा हमसे बोला कि भाई लिख दीजिए, हम तो वो जो लिखवाएगा हम वही लिखेंगे। अब जो राजा होगा वो अपना बेइज्जती तो लिखवाएगा नहीं, वो क्या करेगा, अपनी वीर गाथाओं को ही लिखवाएगा। तो अभिलेख से हमको पूरी तरह से वास्तविक जानकारी नहीं मिलती है, बात समझ में आ गया। जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल दिए कि राजा अगर लिखवाएगा, अगर वो 5 युद्ध लड़ा, 4 ठो हार गया, 1 ठो जीता, तो जो जीता है वो लिखवाएगा, जो हारा है उसको नहीं लिखवाएगा, ठीक है। तो जो राजा है, मतलब राजा करें, जो अभिलेख है, अभिलेख से अभिलेख से वास्तविक जानकारी अभिलेख से वास्तविक जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। अभिलेख से वास्तविक जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है बात, कोई दिक्कत। चलिए, तो अभिलेख क्या है, जो कठोर सतह पर उत्कीर्ण मतलब खुरच करके इसे गोद गोद करके लिखवाते हैं उसको अभिलेख कहते हैं, ठीक है। राजा महाराजा अभिलेख लिखवाते थे, क्यों, क्योंकि अभिलेख लिखवाना कठिन कार्य था और बहुत ज्यादा फीस भी लगता था अभिलेख लिखवाने के लिए, ठीक है, और सबको लिख भी नहीं पता था, ठीक है। देखिए, हाँ ठीक है। फिर तीसरी बात है कि राजा मतलब अभिलेख कौन लिखवा रहा है, राजा, तो राजा अपना बेइज्जती तो लिखवाएगा नहीं, या जो भी अमीर होंगे, जो भी अभिलेख लिखवाएगा उसमें अपना बेइज्जती नहीं लिखवाएगा, ठीक है। तो वो अपनी क्या लिखवाएगा, वीर गाथाओं को लिखवाएगा कि हम ये किए, ये दिए, है ना, यहाँ जीत गए, वहां जीत गए। तो अभिलेखों से हमको वास्तविक जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभिलेखों से क्या मिलती है, हमको वास्तविक जानकारी नहीं मिलती है। तो ये था अभिलेख, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा आवाज धीमा है, ठीक है, गला वाला बैठ गया है इसलिए। अब इसको हम कर रहे हैं इरेज। आज चल के काढ़ा उड़ा लेंगे तो सही हो जाएगा। देखिए, ठीक है, अभिलेख देख लें, उम्मीद मतलब आप लोग को अभिलेख समझ में आ भी गया होगा कि भाई कठोर सतह पर अगर हम कुछ लिखवा रहे हैं तो उसको अभिलेख कहेंगे, ठीक है। अभिलेख राजा महाराजा ही क्यों लिखवाते थे, क्योंकि बहुत कठिन काम था, ज्यादा फीस देना पड़ता था लिखवाने के लिए, इसलिए जो अमीर थे वही लिखवाते थे, ठीक है। अभिलेख से क्या वास्तविक जानकारी सामने आती है, तो नहीं, क्योंकि जो भी अमीर है वो अपनी वीर गाथाओं को लिखवाएंगे, अपनी बेइज्जती को नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व 2 वर्ड है, पुरातत्व है और पुरातत्वविद है, पुरातत्व और पुरातत्वविद, ठीक है। आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए, पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो भी वस्तुएं हैं, पृथ्वी के अंदर छिपी वस्तु को बाहर निकालना, ठीक है, पृथ्वी के अंदर छिपी वस्तु को बाहर निकालना, वह उनका अध्ययन करना, वह उनका क्या करना, अध्ययन करना। अध्ययन में क्या करेंगे, अध्ययन में करेंगे कि भाई कितना पुराना है, ठीक है, ये उसका डिजाइन देखेंगे तो पता लगेगा कि भाई मतलब उस समय के लोग कैसे थे, उनकी जीवन शैलियाँ क्या थी, ये सब चीजों को देखेंगे, ठीक है। कुछ लिखा हुआ है तो इससे अंदाज लगाएंगे कि भाई उनको पढ़ना लिखना आता था, ठीक है। अच्छा चित्रकारी हुआ होगा तो पता चलेगा कि भाई चित्र अच्छा बनाते थे लोग। तो पृथ्वी के अंदर छिपी वस्तु को बाहर निकालना, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, पुरातत्व, ठीक है। और जो अध्ययन करता है, ठीक है, यहाँ पृथ्वी के अंदर छिपी वस्तु को बाहर निकालता है और जो उसका अध्ययन करता है, ठीक है, तो अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। जो भी अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, हम पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक। ये लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। आज जो हुआ है, आज बस आपका नॉर्मल मतलब इतिहास देखें, ठीक है, कि किसकी क्या परिभाषाएं हैं। उसके बाद हम देखें कि इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लोग लिखते नहीं थे, जब लोग लिखे ही नहीं तो उसको पढ़ा भी नहीं जाएगा।
आद्य ऐतिहासिक काल में लोगों को लिखना तो आता था, लेकिन वो क्या लिख करके चले गए हमको समझ में ही अभी तक नहीं आया। अगर समझ में आ जाता तो हम थोड़ा सा और उनके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते थे। ठीक। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो लोग लिख करके गए हैं उसको हम पढ़ भी सके हैं। ठीक है, और उसको 3 भाग में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में हम आते हैं तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमको इस चैप्टर में पूरा डिटेल में अध्ययन करना है। ठीक। उसके बाद हम आगे आते हैं अभिलेख देखते हैं। तो अभिलेख पता चलता है कि भाई कठोर सतह पर जो लिखा जा रहा है वो अभिलेख है। ठीक है, हार्ड सरफेस पर जो लिखते हैं वो अभिलेख है। अब जो अभिलेख है वो क्या, जो अभिलेख है, ठीक है, उसको कौन लिखवाता है, तो उसको राजा महाराजा लिखवाते हैं। क्यों राजा महाराजा ही लिखवाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन काम होता है, उसके लिए फीस ज्यादा देना पड़ता है लिखवाने के लिए, इसलिए। ठीक है, क्या अभिलेख से वास्तविक जानकारी सामने आती है, तो नहीं, अभिलेख से कभी भी वास्तविक जानकारी सामने नहीं आती है, क्योंकि जो भी अमीर लोग हैं लिखवाएंगे तो अपनी बेइज्जती नहीं लिखवाएंगे, हमेशा अपनी प्रशंसा ही लिखवाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम देखें पुरातत्वविद और पुरातत्व। पुरातत्व क्या है, जमीन के अंदर जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसको बाहर निकालना, उसके बारे में पढ़ना पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक, और पुरातत्व जो उस वस्तु का अध्ययन करता है उसको कहते हैं पुरातत्वविद। सॉरी, मतलब पृथ्वी के अंदर जो चीजें हैं वो पुरातत्व है। ठीक है, और पुरातत्वविद जो उसका अध्ययन करता है। ठीक, चलिए, तो ये चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, इस पर हम बात कर रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हम बात करेंगे कि कैसे उसकी खोज हुई। ठीक है, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, 2 ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज से मतलब खोज करेंगे। ठीक है, और इसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। हालांकि 2 ही स्थल नहीं थे, कई सारे स्थल थे। ठीक है, लेकिन हमको पूरे स्थल नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, हमको 5-6 स्थल पढ़ने हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर हम इसकी आर्थिक और आर्थिक व्यवस्था को भी देखेंगे। ठीक है, सारी चीजों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।